हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए आज फिर से हम लोग सर केमिस्ट्री का श्रृंखला चलते हैं, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 25 तक आपका हुआ था। 24 नंबर प्रश्न आपको चल दिए थे। 25 आपके लिए हम होमवर्क दिए थे, कहे थे घर से आप बनाइएगा। और 25वां प्रश्न में है, इसमें प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ये में से कौन सा पदार्थ है KCl, NaCl, HCl, AgBr में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश में अपने से टूट जाता है। तो एक में होता है आपका AgBr या AgCl भी कहेगा ना, ये भी सूर्य के प्रकाश में क्या होता है बाबू, टूट जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में अपघटित अपने से हो जाता है, वह कौन होता है AgBr या तो AgCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद 26 से निम्नांकित में कौन उपचायक है। उपचायक देखिए, ध्यान दीजिएगा। उपचायक बताए थे आप लोगों को कि जैसे कहने का मतलब है कि ओ सटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, या तो कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं उपचयन कहते हैं। उपचयन, जो उपचयन करवाता है उसे उपचाय कहेंगे। फिर ध्यान देंगे, जो O2 जिस अपक्रिया में O2 सटता है, जिसमें O2 सट गया उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जिसमें O2 सटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए, उपचयन कहिए। ठीक है, आज जो करवाएगा उपचयन उसको बोल देंगे उपचायक। तो उपचायक के रूप में O सटेगा तो ना होगा, वही तो उपचयन के रूप में करवा रहा है, तो उपचायक के रूप में क्या होगा आपका C। ठीक है, तो यदि आपसे बोलेगा उपचायक के रूप में कौन सा है बाबू, तो ना ही H2 है, ना ही CO है, ना H2S है, तो क्या O2 है। ठीक है, इसका और प्रश्न देखिए। बोला शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। जो शरीर में जो भोजन पचता है वह भोजन का पचना कौन सी प्रक्रिया है। क्या उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, अपचयन है। वो थोड़ा सा मिस्टेक से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं होता है। जब भी आपको पूछेगा तो यह एक अपघटन अपक्रिया है, अपघटन या इसी को बोलते हैं वियोजन। यदि बोला है कि शरीर में जो भोजन पच रहा है वह पचना क्या प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया है, तो क्या बोलेगा अपघटन। जो शरीर में भोजन पचता है वो किससे वो पचता है, अपघटन से पचता है, या तो वियोजन से पचता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोला अम्ल और क्षार के बीच में अपक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अपक्रिया क्या कहलाती है। जब अम्ल का संयोग, ये तो पता होगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल पहचानने का नियम पता होगा कि जिसमें आगे दिखे H तो कहिएगा कि अम्ल है, जिसमें पीछे दिखे OH तो कहिएगा क्षारक है। ठीक है, तो अम्ल कहते हैं कि अम्ल बोला कि अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो अम्ल और क्षार या अम्ल और क्षारक आपस में मिलेगा तो बनाता है लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। आई जो बनने की प्रक्रिया है ना, बनने की जो प्रक्रिया है उसको उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया। फिर ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होने पर लवण जल बनता है, यह अपक्रिया कौन सा क्रिया कहलाएगा, तो नहीं कहलाता संयोजन, ना कहलाता अपघटन, यह कहलाता कुछ ये सर उदासीनीकरण क्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण और जल का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए वही हाल है, जैसे नए नए भाभी अलथेन, अब भाभी आए नए नए, या उनको खाना बनाना दे दिया जाए। नए नौहर आज के ज़माना में देखते हैं कैसे कैसे भाभी रहते हैं, वो खाना बड़े बनाएंगे भी तो कहते हैं कि हम मम्मी ही खाना ना बनाते थे, तोरा ही खाना बना लेंगे का। तो जो खाना बनावे की जो प्रक्रिया है ना सर, यह अब नए नए महिलाओं में थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा है। पहले की एक महिला आती थी पूरा घर के खाना बनाती थी, आज अपने पतिदेव एगो भाई के खियावे में ज़रा समस्या हो जाता है, घर बंटवारा करवा देते हैं। सब नहीं बता रहे हैं, कुछ महिलाएं। ठीक है, ये ना कि कोई देखे बच्चे कोई देखी तो नहीं खिसिया जी है, वो सब बात नहीं है। देखिए एक हम बता रहे थे कि जैसे कोई नया नौहर कोई के भाभी अलथिन, खाना बनलथिन और बना उना के जानते हैं वो रख दिए, कुछ दिन उनको याद नहीं रहा, और खाना बनाए कुछ तो नया नया आते हैं तो खूब छान छान के बनाते हैं, बना दिए कहीं रख दिए, रखला के बाद कुछ दिन याद नहीं रहा, और कुछ दिन के बाद उसको निकाले तो देखे कि खूब बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रहा है।
और वो खनमा के ऊपर वाइट वाइट टाइप के भूअर भूअर टाइप के कुछ कुछ लेयर बैठ गया है, जिसको भुआ जाना कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक गंध निकलता है, वह गंध वही दुर्गंध होता है। तो उसी को बोलता है कि यदि कोई लंबे समय तक तैलीय पदार्थ को छोड़ दिया जाए तो वह गंध हो जाता है, और गंध होने का वजह ही है कि उसमें सर ऑक्सीकरण का होता है संयोग। किसी भी पदार्थ को, किसी भी भोजन को यदि ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने के बाद ही वह नष्ट हो जाता है। और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन कहना बोलते हैं। उपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है जब भी किसी पौधे जब भी किसी पदार्थ को, किसी भोजन को O2 मिलेगा ना तभी नष्ट होगा, नहीं O2 मिलेगा तो नहीं नष्ट होगा। आप उस खाने को ऐसा जगह रख दीजिए ना जहाँ O2 नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तो नष्ट नहीं होगा सर। तो बोला कि वही विकृत गंधिता हो जाता है। तो कैसे होता है? तो उपचयित होता है, उसमें ऑक्सीकरण की मात्रा मिलता है तभी वह उसमें गंध निकलता है। किस पदार्थ को? वसा तैलीय पदार्थ को रखते हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्राकृतिक गैस CH4 यानी इसको मीथेन कहते हैं का दहन होता है। देखिए वही बात है, किसी प्राकृतिक गैस छोड़िए ना, किसी भी पदार्थ का, कोई पदार्थ जलेगा ना तो जलने का मुख्य रीजन ऑक्सीजन होता है। जैसे कोई आग जल रहा ना होगा, बढ़िया से तोप दीजिए ना, और ये अपने से बुझ जाएगा। और नहीं बुझ रहा है इसका मतलब उसको O2 मिल रहा है। तो कहता है कि प्राकृतिक गैस मीथेन या कोई पदार्थ भी कहे ना कि जलने का मुख्य रीजन कुछ ही है, दहन यानी होता है जलना। पूरा प्राकृतिक रूप से मतलब इसका पूरा खत्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तो किसके कारण राख होता है? तो ऑक्सीकरण से सर, ठीक है। ऑक्सीकरण से कोई पदार्थ प्रकृति में जो होते हैं वह जल जाते हैं, उसका दहन हो जाता है। या तो प्राकृतिक गैस हो या कोई अन्य पदार्थ होगा, वो भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इनमें से बताइए, तो आप देखे होंगे तो बताइए। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको में ऊपर ललका जो फफकारवा ना मिलता है, उस किस में ना निकलता है? तो मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती जलता है तो उसमें निकलता है ज्वाला, ज्वाला निकलता है। केरोसिन तेल भी जलेगा तो ज्वाला निकलेगा। हाँ, कोयला यदि बढ़िया से जल जाएगा ना, इसमें ज्वाला ना निकलता है, केवल आग दिखाई देगा। बाहर जो निकलता है ना लफाड़ा टाइप के, वो सा नहीं निकलता है। तो बोला इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसके जलने के पश्चात ज्वाला नहीं निकलता है? तो क्या होता है बाबू? कोयला होता है। मीथेन गैस से भी ज्वाला निकलता है, किससे नहीं निकलता है? कोयला से नहीं निकलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न अगला। 32 से बेकिंग पाउडर है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। बेकिंग पाउडर जानते होंगे, NaCO3 है ना होता है बेकिंग पाउडर। हाँ, NaCO3 खाना सोडा को बोलते हैं। इनमें से कौन सी है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है? तो इसमें से आपको पूछेगा बेकिंग पाउडर तो क्या बताइएगा? मिश्रण है। ना ही यौगिक है, ना ही तत्व है, ना ही मिश्र धातु है। मिश्र धातु तो दो धातु मिलते हैं ना, जब दो धातु का संयोग होता है तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में होता है उसको तत्व कहते हैं। जब निश्चित अनुपात में मिल के बनता है कुछ हो तो उसको बोलते हैं यौगिक। और जब कहते हैं कि मिलेगा लेकिन अनुपात निश्चित नहीं होगा तो उसका बोलते हैं मिश्रण। तो बोला कि इसमें से बेकिंग पाउडर क्या है बाबू? तो मिश्रण है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? देखिए थोड़ा सा क्षारक समझिएगा। क्षारक बोलते हैं ऐसे, क्षारक पहचानने का नियम तो अलग है। जैसे कि हम बताए थे क्लास में, OH होता है लास्ट में ना, जैसे NaOH हो गया, ये लास्ट में OH लग गया पक्का क्षारक होगा, आगे H लग गया ये पक्का अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन बोला इनमें से कौन क्षारक है? उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मैं एक आधे को अपवाद में उससे उल्टा उल्टा आता है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है ना, यह क्षारक है। क्या है? क्षारक। जिंक ऑक्साइड एक क्षारक पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आगे देखिए इसके बाद, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? देखिए pH मान जानते होंगे तो एगो pH स्केल होता है, और स्केल पर ही pH मान अंकित होता है। 7 लिखा होता है बीच में, इन्हें होता है 7 के पहले 6, 5, 4, 3, 2 और कितना होता है 1, इन्हें हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है pH स्केल पर लिखा हो, 14 तक। अब इसमें कहता है कि इसमें उदासीन विलयन के pH मान कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 के पीछे जो ये सब है ना, जिसका pH मान 7 से कम होगा वह सब के सब अम्लीय होता है। किसी पदार्थ का pH मान 3 हो जाए अम्लीय होगा, 4 होगा अम्लीय होगा, 5 होगा अम्लीय होगा। जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम हो वे सभी पदार्थ अम्लीय होते हैं। लेकिन यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। वैसा पदार्थ जिसका pH मान 7 से अधिक हो वह सब का सब क्या होता है? क्षारीय। और जिस पदार्थ का pH मान 7 होगा
वह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है बाबू? उदासीन। जिस पदार्थ का pH मान 7 होगा वह सदैव क्या होता है? उदासीन प्रवृत्ति का होता है। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, आगे चल दी। तो बताइए, आपसे बोला pH मान इसमें उदासीन प्रवृत्ति कौन होगा? तो 7 होगा। जिसका pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा। जैसे जल का pH मान 7 होता है, उदासीन नहीं होता है। क्या उसका कोई स्वाद देखें? कोई स्वाद रहता है? कभी हम खट्टा लगता है क्या? कड़वा लगता है क्या? नहीं सर, खट्टा लगेगा ना कड़वा लगेगा, उसका कोई स्वाद नहीं बुझाता है। तो उसका pH मान कितना होता है? 7 उदासीन वाला के। आगे देखिए इसके बाद बोला जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है। देखिए क्षारक कहते हैं जो स्वाद, क्षारक कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन वह क्षारक जो जल में मिलाए और 100% घुल जाए उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। वैसा क्षारक पदार्थ जिसको हम जल के संपर्क में लाएंगे तो जल में पूरा घुल जाता है, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 35 के बाद हो गया। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, तनु HCl का pH मान कितना होता है? तनु HCl, HCl यानी तनु मतलब कम मात्रा में, सांद्र यानी खूब मात्रा में। तो तनु HCl की जो कम मात्रा होता है उसका pH मान कितना होता है? तो pH मान 0 होगा। HCl है तो पक्का अम्लीय होगा, और अम्लीय का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम तो 7 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, या तो 6, या तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 से कम ही दुगुना है, लेकिन तनु का कितना होता है? pH मान 0 होता है। तनु HCl का pH मान 0 होता है। इसके बाद देखिए धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु का जो ऑक्साइड होता है, जैसे धातु का ऑक्साइड Na2 हो गया, धातु है Mg2 हो गया, यह धातु है MgO होता है, MgO ये भी धातु है। तो ये जो पदार्थ है यह, इसके ऑक्साइड जो होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं? तो याद रखिएगा धातु का ऑक्साइड सदैव क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो अम्ल है? अभी तो बताए थे, आगे H दिख जाए, बड़की H, वो पक्का अम्ल होगा। आप पीछे OH दिख जाए, वो क्षारक होगा। एक में कहीं आगे H दिखाई दे रहा है, देखिए दिख रहा है HCl, ये पक्का अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको ना। तो जिस पदार्थ का pH मान मतलब अम्ल बोलेगा तो जगह में आगे H लगा होगा वो हमेशा क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। फिर है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो रंग इसमें होता है, याद रखिएगा, श्वेत होता है। ये सब थोड़ा छोटा मोटा है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं आराम आराम से। सिल्वर क्लोराइड का रंग देखा जाए कैसा होता है? श्वेत, यानी श्वेत रंग का होता है। आगे देखिए इसके बाद, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इनमें से किसी पदार्थ का pH मान 1 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो बताया ना कि 7 है ये उदासीन होता है। 7 से Na जाएगा तो अम्लीय बढ़ेगा, Na जाएगा तो क्षारीय बढ़ेगा। ठीक है, तो 7 से Na जाएंगे तो घटते जाएगा ना। तो सबसे कम कितना आएगा? 1, और 1 जिसका pH मान होगा वह अधिक अम्लीय होगा। अब Na में आते तो अम्लीयता घटते जाएगा, 7 का आवे थी उदासीन हो जाएगा। तो Na में सबसे ज़्यादा जगह अम्लीय होता है सर। Na खूब जाएगा तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। तो एक pH मान 1 है वह सबसे अधिक अम्लीय है। बोला सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो जिसका pH मान 1 होता है। आगे देखिए निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें लवण आपसे पूछे तो याद हो सकता है। ये आगे H है तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोजन है, अम्ल होगा। ये में देखिए पीछे OH है, क्षारक होगा, ये भी क्षारक होगा। लवण यही है NaCl जो लवण है, जगह में ना OH है ना H है। इसमें यह उदासीन प्रवृत्ति का होता है, प्लस भी होता है क्या? माइनस भी होता है। यह उदासीन प्रवृत्ति का होगा, यह क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। फिर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो अधिकांश तक याद होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए आगे, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट हम इसके पहले क्लास में बताए थे। सोडियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं धोबिया सोडा। धोबिया सोडा, इसका फॉर्मूला होता है शुद्ध Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, ये आपको ये फार्मूला, ए ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NaCO3 नहीं, यहाँ 2 होगा क्योंकि कार्बोनेट का बैलेंस कितना होता है? 2 होता है। यहाँ आएगा बदला बदली होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यानी कि जिस पर आयन पाए जाते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन, धन आयन और ऋण आयन। तो देखिए ई वाला मीथेन, ये तो कार्बनिक यौगिक है, इसमें आयनिक होना ही नहीं, सैदाई से बॉन्ड बनता है। ये भी सैदाई से बॉन्ड बनता है, ये भी सैदाई से बनता है।
यहाँ पर आयन होता है प्लस चार्ज, ये क्या होता है माइनस चार्ज। Ca है जो प्लस चार्ज में है, Cl है जो क्या है सर माइनस चार्ज में है। तो जब Ca प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज तो आयन हो गया ना। तो वैसा दो गो तत्व के बीच का बनने वाला बंधन जो आवेश से बनता है, आयन से बनता है, उसको आयनिक बंधन कहते हैं। यानी आयनों के अदला बदली से बनता है। प्लस कब होता है पता होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग लगेगा तो प्लस होगा और ग्रहण करेगा तो माइनस होगा। तो त्याग ग्रहण से जो रिश्ता बन रहा है उसको क्या बोलते हैं आयनिक बंधन। वही बतिया जो बियाह शादी में होता है। हाँ, एक कन्या किसी को कोई आदमी है कहीं से कन्या लेके चला आया, तो लेन देन जो हुआ ना, उसका बेटी दे दिया, ये अपना बेटा दे दिया, लो हम तो दामाद बन जो। तो बेटा बेटी जो लेन देन हुआ ना है, इसी को हम आयनिक बंधन कह सकते हैं सर। ठीक है, बढ़िया स्ट्रांग होता है आयनिक बंधन, हालांकि टूटता नहीं है। देखिए NaOH है, अम्ल है, लवण है, क्षार है, इनमें से कोई नहीं। अभी तो बताया थे लास्ट में OH रहेगा तो क्षारक या क्षार होता है, क्षारक है तो क्षार हो जाता है। ठीक है, अगला है फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय का रंग कैसा होता है। देखिए इसका रंग होता है हरा नीला रंग का होता है, कुछ नीला भी होता है कुछ हरा भी होता है, यानी हरे नीले रंग का होता है। बी ऑप्शन याद रखिएगा, सब याद करने चीज़ है कि हमें कुछ समझ वाला चीज़ नहीं है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, जल का pH मान कितना होता है। बताया था ना, जल का pH मान 7 होता है, इसलिए वह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता, लेकिन 7 होता है उदासीन प्रवृत्ति का होता है, इसमें कोई स्वाद वाद नहीं रहता है सब। ठीक है, तो जल का pH मान कितना होता है 7 होता है, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, इनमें से कौन सा अम्ल है। ये Cl है, Na2O है, KOH है। तो देखिए ये CaO अम्ल नहीं है, अम्ल के में बताए थे आगे H होना चाहिए, इनमें कौन सा एक अम्ल है तो C ऑप्शन। ये Cl क्या है हुआ एक अम्ल है, क्या है अम्ल है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोला 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, बोला कि कोई बिलियन है, डाले हैं लिटमस पत्र पर। लिटमस पत्र जानते होंगे, पढ़े होंगे तो, लिटमस पत्र पर यदि डाले किसी बिलियन को तो ये था नीला और हो गया लाल। तो नीला से जब लाल हो रहा है तो नीला वाला के लाल करने का गुण अम्ल में पाया जाता है, और यदि लाल से नीला करना होगा तो ये गुण पाया जाता है क्षारक में। यदि लिटमस पत्र यदि रहेगा लाल और करना होगा नीला तो क्षारक डालिएगा ना तो लाल से नीला हो जाएगा। लेकिन जब लिटमस पत्र नीला रंग का होगा और लाल करना है तो क्या डालना पड़ेगा, अम्ल डालना पड़ेगा। अम्ल डालिएगा तो नीले से क्या होता है लाल होता है। तो इसमें वही ऑप्शन अब आपसे पूछा है कि किसी बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो pH मान इसमें कौन होगा। इसको नीला से लाल कर रहा है तो मतलब पक्का अम्ल है, और अम्ल है तो इसका pH मान 7 से क्या होगा कम होगा। तो कम 7 से कम कौन है, ऑप्शन खाली डी तो है, 7 से कम है। बात समझ में आया ना, नीला से लाल करता है अम्ल, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो क्या ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और देख लेते हैं कि आपको छोड़ दे होमवर्क कर लिए नहीं, देख लीजिए इसको। अगला देखिए चलेंगे, देखिए एक्वारेजिया, इसको देखिए अम्लराज कहते हैं। अम्लराज, अम्लों का राजा होता है H2SO4, अम्लराज कहिए या एक्वारेजियर कहिए, ये सब इसी को कहते हैं। अम्लराज हो गया, एक्वारेजिया हो गया, और इसका मुख्य जानते हैं यह इतना घातक होता ना हम लोग अम्लराज कि यदि सोना को भी इसमें डालिएगा ना तो पिघला देगा। सोना जो कि बड़ी अधिक तापमान पर पिघलता है और उसको भी पिघला सकता है एक्वारेजिया। इसमें कहता है कि यह Cl को और HNO3 को यदि किसी बर्तन में रख करके इसको 3 हिस्सा और इसको 1 हिस्सा डालिएगा ना, तो डालने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसी को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं, और यह बहुत घातक होता है। इसको मिलाने के बाद आप इसको कहीं रख दीजिए, सोचिए ना खाली अम्ल रहता है तेजाब, फेस पर मान ला पूरा मांस में साफ कर देता है, लेकिन ये अम्लराज बन जाता है तो इसको में था सोना डालिएगा तो सोना तुरंत पिघल जाएगा, इतना घातक होता है। ठीक है, तो अम्लराज कैसे बनता है, ये Cl का 3 अनुपात, HNO3 का कितना 1 अनुपात मिलाने से क्या बनता है अम्लराज। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये इतना ही प्रश्न का श्रृंखला ले चलेंगे, ज़्यादा आपको माथे पेचे नहीं, आप पढ़ते रहिए जो कोर्स कर रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा थोड़ा सा 5-10 मिनट देखते रहिए ताकि ऑब्जेक्टिव जो भी श्रृंखला है आपको दिक्कत ना हो, और आप ही श्रृंखला चलते रहेगा, 1-2 दिन पर लाते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी अगले वीडियो मिलता हो, धन्यवाद।